हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे और सारे सब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसी तरह आगे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपना सहयोग बनाए रखें। हाँ, और इसके साथ ही रोज़ रात 8 बजे आप लोगों का लाइव टेस्ट है। किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए। तथा दिन में दोपहर 1 बजे भी लाइव टेस्ट रहता है, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किस तरह हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है ना। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान, तानाशाही शक्तियों पर अंकुश है और विधि के शासन की संकल्पनाएं भारत में नई नहीं हैं। प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है और चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। आगे क्या होता है? आगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद क्या होता है? 1600 के बाद पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर क्या होता है कि प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है। फिर क्या होता है? जब अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है तो एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। से ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत चालू हो जाती है ना। धीरे धीरे क्या होता है? अंग्रेजों का शासन होता है और फिर इसके बाद अपना जो संवैधानिक विकास है उसके बनने की प्रक्रिया चालू होती है। देखिए, भारत में संवैधानिक विकास किस तरह होता है? सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, फिर बनता है अधिनियम 1786, फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। तो 1700 में ये 4 चीज़ें हुई। फिर आता है, बनता क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858 का, है ना। नहीं, यहाँ से फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखो, 1793 का चार्टर एक्ट है, फिर इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस तरह इसमें क्रम बना है ना। ये देखिए, हम नीचे उतरे हैं ना। और इसके बाद चार्टर एक्ट 1833, इसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1853 का, फिर आता है चार्टर भारत शासन अधिनियम 1858, इसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 का, और इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखते हैं फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे ना, तो पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फिर बनता है भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 का, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम बनता है, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनता है 1947 से। तो चलिए इनको डिटेल में भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें रखी गई थी, इसमें देखते हैं आगे। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कहा जाता है। किसे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। फिर क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो यह लागू होता है 1774 ईस्वी में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? देखिए, पूछा गया है कि बंगाल, इसे जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वही दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो उस अधिनियम का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम। देखिए, इससे एक अन्य क्वेश्चन बना, क्या
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया? तो किन्हें किया गया था? मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को। आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है ना? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो वो अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो अब इसमें सदस्य संख्या पूछी गई है, कितनी थी? 4 थी। आगे दिया गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो अधिनियम कौन सा था? 1773 का अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? इम्पे था, है ना? देखिए, देख भी लेते हैं, है ना? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो टोटल कितने हो गए? 4 थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय कौन थे? कौन कौन से विषय रखे गए थे? सिविल था, आपराधिक था, नौसेना मामलों में। आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या किया गया। इसके अंतर्गत कई चीज़ें की गई, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। कैसी? प्रीवी काउंसिल में, है ना? आगे है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो उस अधिनियम का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। आगे क्या होता है इसमें? आगे होता है, देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना? क्या देखा था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया? तो एक ऐसा अधिनियम बना था जिसके द्वारा क्या किया गया था कि व्यापारिक तथा जो राजनीतिक कार्य थे इनको अलग अलग कर दिया गया। तो किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। आगे देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? संस्था का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात नियंत्रक मंडल था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए, अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आगे दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था, है ना जी। आगे देखते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट द्वारा। आगे क्या होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो किसके पास थी? सही जवाब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अब आता है अधिनियम 1786 का। ठीक, अब बात करते हैं हम अधिनियम 1784। इसमें होता है क्या
गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। किस अधिनियम में? तो 1786 के अधिनियम में क्या किया गया था? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1786 अधिनियम के द्वारा। अब आता है चार्टर एक्ट 1793। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो ऐसा कौन सा चार्टर था जिसके द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनको भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो उस चार्टर का नाम था 1793 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो किसके द्वारा कर सकता है? चार्टर अधिनियम 1793 का। आगे दिया है कि किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, है ना? तो उस चार्टर का नाम था 1793 का चार्टर अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब आगे दिया गया है चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन क्या बना? किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया? तो चार्टर का नाम था 1813। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई किस चार्टर के द्वारा? भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई किस चार्टर के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 का। आगे देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार बना है क्या? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा चार्टर है और क्या विशेष बातें दी गई हैं उसको देखेंगे, है ना? हाँ जी, अब आता है चार्टर एक्ट 1833। क्या? चार्टर एक्ट 1833। देखिए किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए थे? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो चार्टर का नाम था 1833 का चार्टर एक्ट। आगे दिया गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे दिया गया है कि वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया था। वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया था, उसका नाम था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो धारा का नाम था 87। नेक्स्ट,
किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो उस चार्टर का नाम था चार्टर एक्ट 1833। अर्थात चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ अर्थात चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया, तो उस चार्टर का नाम था 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो मैकाले को। नेक्स्ट, अब हमारा आता है चार्टर एक्ट 1853 का। तो 1853 की मुख्य बातें क्या थी? देखिए, पहला क्वेश्चन किस तरह बनता है कि पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। नेक्स्ट, किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो ऐसा कौन सा चार्टर था जिसके द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है कि किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो उस चार्टर का नाम था चार्टर एक्ट 1853। आगे देखते हैं कि क्या दिया है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ था? चार्टर एक्ट 1853 का, है ना। क्या किया गया था? तो सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया था। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी। उस समिति का नाम क्या था? मैकाले समिति। आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। नेक्स्ट, किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति को वापस ले लिया? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 का अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किससे बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए, इससे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे? तो ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष का नाम था वर्ष 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय पूछे गए हैं। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? क्या 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया? नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? तो अधिनियम का नाम क्या था? 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट, 1858 के अधिनियम
के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था क्या? 15 सदस्यीय भारत परिषद का। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत की सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या है? आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो उस अधिनियम का नाम था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? तो उसका नाम था 1861 का अधिनियम। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? सही जवाब है वायसराय को। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण के प्रक्रिया की शुरुआत की गई? किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो उसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1861 का। चलिए आगे देखते हैं कि किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? तो उस अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। नेक्स्ट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई? किसके तहत? लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी, तो विभागीय प्रणाली के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। तो 1861 अधिनियम से कई क्वेश्चन बनेंगे, है ना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो इसमें सदस्य देखिए न्यूनतम पूछे जाएं तो 6 तथा अधिकतम सदस्य कितने थे? 12 रखे गए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रखा गया था। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी कौन कौन सी? तो एक बंगाल की थी 1862 ईस्वी में रखी गई थी, और दूसरी थी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 ईस्वी, तीसरी थी पंजाब की 1897 ईस्वी में की गई थी। आगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि वह अधिनियम जिसमें भविष्य के प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था, तो अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। नेक्स्ट है कि वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन अर्थात पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। क्या है आगे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इनके सदस्यों की संख्या थी 3। आगे दिया गया है कि किस अधिनियम में मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? तो इस परिषद का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और ये जो अधिनियम दिए गए हैं इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कोई भी एग्जाम हो, है ना। अगला आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो इस अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का।
इससे अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 10 थी और अधिकतम 16 थी। नेक्स्ट, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, कितनी? न्यूनतम थी 8, अधिकतम थी 20। ठीक, अतिरिक्त सदस्य। आगे दिया गया है कि बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो अधिकतम 20 सदस्य की गई थी। नेक्स्ट, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष का था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? तो जो अतिरिक्त सदस्य थे उनका निर्वाचन किस विधि के द्वारा होगा? तो परोक्ष निर्वाचन रीति के द्वारा। नेक्स्ट, अच्छा, आगे दिया गया है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या है? बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। आगे क्वेश्चन बनता है किस तरह का कि 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था क्या? गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय की पूर्व स्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का बनता है। क्वेश्चन बनता है कि आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद में प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। आगे देखते हैं क्या 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। कैसे? विश्वविद्यालयों, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। आगे क्या होता है कि 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। आगे देखते हैं कि 1892 के अधिनियम के द्वारा कैसा क्वेश्चन बनता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? तो परामर्शदात्री परिषदों जैसी थी। आगे देखते हैं कि 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, आगे दिया गया है कि 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, आगे दिया गया है क्या 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाले केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन सा अधिनियम आता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 का। देखिए, इससे क्वेश्चन बनेगा कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आगे दिया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू होता है? तो वर्ष इसका था जनवरी 1910 में। 9 में बनता है, लागू कब होता है? जनवरी 1910 में। क्या? मार्ले मिंटो सुधार, है ना। आगे देखते हैं कि 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 सदस्य कर दी गई। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? तो 69 सदस्य संख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार के कुछ अन्य क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए,
हाँ जी, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड करें। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई, है ना? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, ये ना दे दिया जाए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार भी दिया जा सकता है। आगे है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो जो हमारे देश का विभाजन होता है उसकी आधारशिला अगर देखी जाए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ही था। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान कर दी? यही कारण बनता है ना? लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो उसका नाम है मिश्रित निर्वाचन मंडल। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया, तो उसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे दिया गया है कि सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो A.T. अरुणडेल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। आगे देखते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम क्या था? तो उसका नाम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो उसके लिए आवश्यक था सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। ठीक, आगे दिया गया है कि 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थीं? तो कितनी श्रेणियां थीं? इसमें 3 श्रेणियां रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो अब जो पूरक प्रश्न थे तो उस पर पूछने की व्यवस्था की गई थी, किस पर? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम भी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। नेक्स्ट, अब आते हैं किस पर? भारत शासन अधिनियम 1919 का। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या रखा गया था? तो इसका उद्देश्य इसलिए था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, है ना? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की अन्य बात। देखिए, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था किसका? अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पारित किया गया। तो ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम दिसंबर 1919 में पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू हुआ कब? तो 3 जनवरी 1921 को इसे लागू किया गया। किसे? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया? क्या?
प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन को अपनाया गया। नेक्स्ट, 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित। चलिए आगे देखते हैं कि हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। आगे क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा कि पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्यायगमन नियमों के अनुसार। आगे क्या बनता है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो उस कानून का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? तो केंद्र सरकार का। आगे दिया गया है कि 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? तो संघात्मक सरकार की तरफ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण, मत एवं निर्णय अंतिम होता था? तो किसका? गवर्नर का। नेक्स्ट, भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? तो एक सदनीय थी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। आगे दिया गया है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए की गई थी। तो इस तरह हमारा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखिए आगे दिया गया है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा? तो मनोनयन के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? तो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी किसके पास? तो गवर्नर में निहित थी। नेक्स्ट, किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली में संतोषजनक ढंग से कार्य किया गया था? तो पंजाब प्रांत में। नेक्स्ट, मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया कि मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा। आगे क्या बनता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? तो वायसराय की अनुमति थी। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा।
आगे बनता है क्वेश्चन कि वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी, तो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था, कितना? 5 वर्ष का। नेक्स्ट 1919 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? तो कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव अर्थात आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। आगे 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय परिषदों की संख्या पुनः निर्धारित की गई 3, 2 से बढ़ाकर की गई थी, है ना। तो इस तरह हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह हम पूरे अधिनियम को कवर करने के बाद कहाँ पर पहुँचेंगे? तो अभी हमारे देखिए 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके भी क्वेश्चन रह गए हैं, पहले उनको समाप्त करेंगे, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे, ठीक। तो चलिए अभी हमारा क्या चल रहा था? 1919 का अधिनियम, है ना। तो इसमें देखेंगे कि 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था? तो आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम पर। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया? तो भारत के उच्चायुक्त के जो कार्यकाल का सृजन किया गया था तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे, है ना। तो बजट का बारे में दिया गया है, तो किस अधिनियम में कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। हाँ जी, आगे बढ़ते और देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय कौन से थे? तो जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसके अधीन केंद्रीय सरकार में विषय थे नाविक, सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण आय के साधन, फौजदारी, दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं सम्मिलित थीं। आगे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय कितने थे? तो अब किसकी बात की गई है? प्रांतीय सरकार में। तो प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि थे। आगे दिया गया है कि 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? तो 1919 का अधिनियम कांग्रेस के मध्यम मार्गियों द्वारा इसका स्वागत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? मूडी मैन समिति 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु गठित की गई थी। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी करता है, यह कथन संबंधित है किससे? तो भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी करता है, यह 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संबंध में था। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? किसके द्वारा कहा गया कि 1919 का जो अधिनियम था यह भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? तो यह कथन था महात्मा गांधी का। चलिए अब बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में, है ना। देखिए अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का, है ना।
तो 1935 का जो अधिनियम था, इसके संदर्भ में पहला है कि भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था। तो भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 का पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में पारित किया था। चलिए आगे दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। हाँ जी, आगे दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रित थीं किसमें। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रित थीं गवर्नर जनरल और वायसराय में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था कि कौन से विषय थे? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। आगे देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। आगे, किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो ये किसकी बात है? भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित है, तब 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 का। आगे देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था क्या? अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थीं? तो इसमें 3 सूची बनाई गई थी, जिसमें 59 विषय थे प्रांतीय सूची में और 54 विषय प्रांतीय सूची में 54 विषय, संघीय सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। तो जो हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, तो 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें इससे ग्रहण की गई थी, है ना। आगे दिया है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे कौन? सशस्त्र सेनाएं, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। आगे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया? तो गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो देखिए, दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। आगे है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था, तो वह किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा। आगे दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था?
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? तो भारत सचिव के अधीन था। आगे है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युत, केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृत की घोषणा करने का अधिकार था किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। आगे दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल अर्थात व्यवस्थापिका सदनीय थी कैसी? तो द्विसदनीय थी। आगे है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल अर्थात केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या थी कितनी? तो उच्च सदन में 260 तथा निम्न सदन में 375 सदस्य थे। आगे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया था कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्ति करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति निहित थी किसमें? ब्रिटिश संसद को। 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? मंत्रिमंडल को दिया गया था। आगे है कि 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था गवर्नर। आगे है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? तो किसकी अनुमति चाहिए थी? गवर्नर की। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? तो बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अनुदेश प्रपत्र को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में इसे समाविष्ट किया गया है। ठीक, आगे दिया गया है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था, है ना? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्या है कि 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फेडरल न्यायालय था अर्थात संघीय न्यायालय दिल्ली। आगे दिया गया है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया था? संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान में 1935 के भारतीय अधिनियम से प्राप्त किया गया। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी कितनी? तो एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो इसकी नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। आगे है कि 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई थी 65 वर्ष। आगे है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी क्या? प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री तथा अधिकारिता। आगे है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी, तो किसमें? प्रीवी काउंसिल में।
आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं कि वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो किसके लिए कहा गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा? कहा किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट है कि किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका था। तो यह कथन था लॉर्ड लिनलिथगो का। आगे है कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942, है ना। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है ना। तो क्वेश्चन वही बना कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो यह कथन कहा गया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। नेक्स्ट है कि किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा? किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा? तो क्रिप्स मिशन में। आगे है कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होंगी। तो यह प्रस्ताव लाया गया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया क्रिप्स प्रस्ताव में। आगे है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए इस प्रस्ताव को मुस्लिम लोगों ने या मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? तो कांग्रेस ने क्यों किया था? कांग्रेस ने किया था क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव ने केवल डोमिनियन स्टेट्स की ही बात कही थी। नेक्स्ट, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं किसकी? कैबिनेट मिशन 1946 में। 46 की बात करते हैं, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृत प्रदान किया, तो वह कौन सा मिशन था? क्या वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृत प्रदान किया, तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन 1946 का। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। नेक्स्ट है कि किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया था? तो यह कैबिनेट मिशन ने बताया था। नेक्स्ट है कि किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? तो किस में किया गया था?
तो हमें पता है कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो 296। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? तो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 93 थी। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? तो 3 थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार होता है, किसके माध्यम से होता है? तो पहला क्वेश्चन, भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? तो 14 थे। 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख एवं 1 पारसी। आगे, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया था। हाँ जी, तो जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 को, तो उसमें किसको कौन सा पद दिया गया? तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, जब अंतरिम सरकार 1946 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे किसके? विदेश व राष्ट्रमंडल मामले के। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा कार्यभार दिया गया? तो गृह, सूचना प्रसारण विभाग व रियासत का काम दिया गया। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के थे और इन्हें वित्त विभाग मिला था। बलदेव सिंह, भाई जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, है ना, तो बलदेव सिंह को क्या मिला था? रक्षा विभाग दिया गया था। जान मथाई, इनके पास था उद्योग और आपूर्ति विभाग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के हाथों में था शिक्षा विभाग। गजनफर अली जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इन्हें मिला था स्वास्थ्य विभाग का। आगे है कि जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे और इन्हें दिया गया था विधि विभाग। CH भाभा, इनको मिला था कार्य, खान तथा बंदरगाह विभाग। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको दिया गया था खाद्य एवं कृषि विभाग। अरुणा आशफ अली को रेलवे का विभाग मिला था। जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग। आई चुंदरीगर, ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इनको मिला था वाणिज्य विभाग। आगे है कि अब्दुल रब निस्तार, ये किससे संबंधित थे? मुस्लिम लीग से संबंधित थे और इनको मिला था डाक एवं संचार का काम, यह विभाग है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी? स्वतंत्र भारत की, है ना, बात करेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, है ना, 1947 का। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। देखिए, इसमें दिया गया जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने प्रथम।
राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैधानिक शोध। अब आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है। इनको दिया गया था गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि। डॉक्टर जान मथाई को मिला था रेलवे एवं परिवहन विभाग। जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह को पुनः रक्षा विभाग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। आर के खडमुख चिट्टी को मिला था वित्त विभाग। राजकुमारी अमृता कौर को दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। CH भाभा को मिला था वाणिज्य विभाग। रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था संचार विभाग। NV गडगिल को मिला था कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। हाँ जी, आगे देख लेते हैं कि जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, तो यह कब प्रस्तुत किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था कब? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी से। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो यह योजना थी माउंटबेटन योजना। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए, अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से हैं, है ना। तो इससे हमारा पुनः ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। स्मरणीय तथ्य हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी का राजलेख अर्थात चार्टर कब आया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। और भारत में कब आता है? तो 1774 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यह कब आया? 1781 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का। 1786 का अधिनियम 1786 में आया। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। और तृतीय चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। चतुर्थ चार्टर एक्ट आया 1853 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। तृतीय भारत परिषद अधिनियम अर्थात मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू अर्थात जेम्स फोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। साइमन आयोग का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1927 ईस्वी में। भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम कब बनता है? तो 1935 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन तो मार्च 1946 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी में आया। तो एक चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आगे हम मिलते हैं संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषताएं चैप्टर में। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। लाइव क्लास पर जरूर जुड़े।